हाँ जी, एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है। देखने वाले हैं कुछ खास और कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट। सो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए और एक बार क्लास को अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन कुछ खास और कुछ बेहतरीन। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, हार्दिक अभिनंदन। चलिएगा पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा और रिप्लाई करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला लिखा है, विच इज नॉट ए साइन ऑफ मैरास्मस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा साइन मरासमस का नहीं है? आपको बताना है वो कौन सा साइन है जो मरासमस के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट भाई, जवाब सभी को देना, कोई ऐसा ना हो जिसने रिप्लाई नहीं किया हो। इंपॉर्टेंट। वेल परफॉर्मेंस, पहला लिखा सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल, दूसरा लिखा सीवियर वोमिटिंग, तीसरा लिखा लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट और चौथा लिखा ऑल ऑफ अबो। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक कॉन्सेप्ट खास है, ध्यान देना, हर एक कॉन्सेप्ट खास है। और ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है ना, पीईएम, ये तो बहुत खास है। इसमें से एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। अरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान देना, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वर्ल्ड वाइड अगर पूछ ले कि वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तो भाई हाँ, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट, देखने को मिलता है। क्लियर है? मरासमस और जल्दी से बताइएगा। दो आते हैं जिसमें एक को बोलते हैं क्वाशियोरकोर, एक को क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकोर, जो जनरली 6 महीने से लेकर 6 मंथ से लेकर 3 ईयर तक होता है। और दूसरा आता है जिसको बोलते हैं मरासमस। मरासमस कब होता है? मरासमस होता है बालिकाओं 1 ईयर की एज तक, 1 ईयर ऑफ एज तक। क्लियर है? तो भाई ध्यान देना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। सो सुनिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? मरासमस। और मरासमस में क्या होता है? मरासमस में कैलोरी की डिफिशियंसी होती है। किसकी? कैलोरी की। और कैलोरी की डिफिशियंसी होगी तो क्या देखने को मिलेगा? मसल वेस्टिंग। क्या? मसल वास्टिंग। क्या देखने को मिलेगा? मसल वास्टिंग देखने को मिलेगी। मतलब क्या होगी? मसल बर्न हो जाएगी। मसल्स क्या होगी? मसल्स या फेट बोल सकते हैं, फेट क्या हो जाएगी? बर्न हो जाएगी बॉडी से। क्लियर? किसकी वजह से? कैलोरी की वजह से। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। हमारी बॉडी काम करे या ना करे, उसको नॉर्मल कैलोरी की तो जरूरत होगी, जो जनरल कैलोरी है। क्लियर है? उसकी जरूरत तो पड़ेगी। अब चाहे हम वो खाएं या ना खाएं, क्लियर है ना, क्योंकि ये सिस्टम तो बंद नहीं होते कि आज खाना नहीं खाया आज सिस्टम बंद हो जाएंगे, कल वापस खाना खाएंगे तब चालू होंगे। जब फास्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, तो समझिएगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमें कैलोरी मिलती है और उस कैलोरी से हमारी बॉडी के ऑर्गन है वो चलते हैं। समझ रहे हैं? सो यहाँ पर सबसे बेसिक क्या है? मैरास्मस की कंडीशन के अंदर जो व्यक्ति है, बच्चा है, उस बच्चे के अंदर कैलोरी की कमी हो जाती है और कैलोरी की कमी की वजह से मसल की वेस्टिंग देखने को मिलती है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, सीवियर वेस्टिंग ऑफ मसल, बिल्कुल सही है, क्योंकि मसल बर्न हो रही है। क्लियर है? मसल वेस्ट हो रही है, फेट टिश्यू है वो रिलीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। क्लियर है? इसके अलावा सीवियर वोमिटिंग, तो वोमिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा इसके अंदर। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ अबो भी नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आप बी प्लस डी को ले सकते हैं। क्लियर है? बी प्लस डी दोनों को आप यहाँ पर राइट आंसर की तरह रख सकते हैं। वोमिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, हंगर ड्राइव होगा। वो कैसा होगा? जो जिस बच्चे के अंदर आपको मैरास्मस देखने को मिलेगा, उसके अंदर आपको विगोरियस 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 हंगर देखने को मिलेगी, मतलब बहुत जबरदस्त भूख लगना देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट, आज की क्लास में पढ़ा था, याद है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर बी प्लस डी। अरे राइट आंसर बी प्लस डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको क्या सही लगता है? जरूरी थोड़ी है कि 4 में से एक ही सिलेक्ट करना है, हो सकता है मल्टीपल भी हो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अरे क्लियर है? नहीं का था ना, हाँ नोट का था ये। क्लियर है? अगला बढ़ो। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन इज, ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? पहला लिखा है एफएसएच, दूसरा लिखा एलएच, तीसरा लिखा टेस्टोस्टेरोन और चौथा लिखा प्रोजेस्टेरोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओवुलेशन किसके अंदर होता है? फीमेल के अंदर होता है। क्लियर है? और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस समय 20 फॉलिकल्स आपस में ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। उनमें से एक फॉलिकल्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। ये ग्राफियन फॉलिकल्स ठीक 14 दिन पर क्या करता है? रिलीज हो जाता है। कहां से रिलीज होता है? ओवरी साइकिल से। तो वो रिलीज होता है, इसके पीछे का कारण कौन सा हार्मोन है? यहां पर आपको लॉजिक देना है, समझिएगा। गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। सो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? हार्मोन पूछा है जो रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक कॉन्सेप्ट आपके सिलेक्शन से रिलेटेड है, ध्यान देना, हर एक कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिश करते रहना, कोशिश करना कतई नहीं रोकना है। लवली, वेल परफॉर्मेंस। जवाब दीजिए भाई, आपके सामने पोल है, उस पोल के अंदर आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी रिप्लाई करिएगा। तो सुनिएगा, जब फॉलिकल्स, मैंने कहा 20 फॉलिकल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, उनमें से एक मैच्योर हो जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल ठीक 14 डेज पर क्या करता है? रिलीज होता है। पर ये 14 डेज पर रिलीज होता है, उस समय क्या स्पेशल होता है? तो ये जो एलएच होता है, ये एलएच ये कौन सी लेवल पर होता है? ये पीक लेवल पर होता है। और पीक लेवल से जैसे ये डाउनवर्ड फॉल करता है, कौन सा वर्ड? डाउनवर्ड फॉल करता है, वैसे ही ओवुलेशन हो जाता है। ध्यान देना, वैसे ही क्या हो जाता है? ओवुलेशन। और जैसे ये प्रोजेस्टेरोन फॉल करता है, वैसे मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट याद रखना, एलएच
FSH फाल करेगा तो क्या देखने को मिलेगा, LH फाल करेगा तो ओवुलेशन देखने को मिलेगा जो 14 डेज पर होता है, और जैसे प्रोजेस्टेरोन फाल करता है मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मेंस्ट्रुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, बी, LH। क्या होगा, LH। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके अंदर है, मेल के अंदर, और ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल की बॉडी के अंदर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, और मेल की बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे देखिएगा, जवाब हर एक कॉन्सेप्ट का देना बच्चों। आज सारे कॉन्सेप्ट बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि कभी कभी जो हमें बहुत इजी लगता है ना उसको भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान देना, आज के कॉन्सेप्ट सब के सब लॉजिकल है, और आपको थोड़ा सा अटेंशन करना अपने लॉजिक के अंदर, और एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एड्स। इसमें से कौन सा एड्स का इंडिकेटर है, जल्दी बताइएगा। इनमें से एड्स का इंडिकेटर कौन सा है, इंपॉर्टेंट। वेल परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस छा गई। तो देखिएगा ये एड्स कौन सी सेल से रिलेटेड है, एड्स कब होता है और कौन से सेल से रिलेटेड होता है, याद रखना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया जाएगा, पूछा जाएगा हुमोरल इम्यूनिटी डैमेज होती है या सेल्यूलर इम्यूनिटी। जल्दी बताइएगा मैसेज करके कि HIV एड्स के दौरान कौन सी इम्यूनिटी डैमेज होती है, हुमोरल या फिर सेल्यूलर, जल्दी बताइएगा। वेल परफॉर्मेंस। देखो क्वेश्चंस कहां से घुमाएगा और क्वेश्चंस कैसे घूमेगा, आपको व्यू दूंगा, आपको सोचना है, सोचोगे बढ़ोगे, नहीं सोचोगे जहां हो वहीं रह जाओगे। ऐसा नहीं करना है, दिमाग के अंदर घोड़े भगाना है, क्योंकि भगाओगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा जी, समझ रहे ना। सो एड्स, एड्स कौन सी डिजीज को, बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस भाई, लवली परफॉर्मेंस। गलत जवाब, नेक्स्ट बताओ। ये बात लवली बड़ा सही जवाब, ये हुई ना बात। तो कौन सी, सेल्यूलर इम्यूनिटी है। कौन सा, सेल्यूलर। ध्यान देना, गलत करने से नहीं शर्माना है, गलत करने से सीखना है, क्योंकि जो बंदा ठोकर खाता है ना उसी को रियल पता होता है कि कामयाबी क्या है। अगर यही फ्री में मिल जाए ना तो उस वैकेंसी की इतनी वैल्यू तक नहीं होगी मन के अंदर। अगर कोई भी चीज बड़े आराम से बहुत इजीली मिल जाती है ना, जिसके लिए कोई कष्ट ना करना पड़े, तो वो कभी भी लाइफ में सुटेबल होती नहीं है। क्लियर है ना। सुटेबल कौन सी होती है, जिसके लिए बंदा मेहनत करे, और जो मेहनत से जो चीज मिलती है ना उसका स्वाद ही कुछ और होता है, उसका टेस्ट ही कुछ और है। बहुत बढ़िया बेटा ज्योति तिवारी, लवली परफॉर्मेंस। कोई बात नहीं बेटा, गलत करना है, क्योंकि गलत करोगे तभी तो सही करना सीखोगे। जब तक गलत ही नहीं किया तो एहसास कहां से आएगा। ये स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन होना चाहिए आपका क्वेश्चंस के आंसर के साथ में, कि गलत कर दिया तो आपको नेक्स्ट टाइम जस्ट क्या करना है, सही। बहुत बढ़िया। आकांक्षा, चंद्रकांता, जयराम, ज्योति, खुशबू तिवारी, मधु, आयुषी, आयुष, बहुत बढ़िया, मधु सिंह, लवली परफॉर्मेंस भाई। तो देखो ये सेल्यूलर इम्यूनिटी को डैमेज करता है, किसको, सेल्यूलर इम्यूनिटी को। ये तीन कंडीशन है, इन तीन कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को बोलेंगे HIV इन्फेक्टेड। क्या बोलेंगे, HIV इन्फेक्टेड। बट यह चौथी कंडीशन है जिसमें 200 से कम सेल हो जाती है, इस कंडीशन में हम बोलेंगे एड्स। क्या बोलेंगे, एड्स। और जब सेल की संख्या लेस देन 200 होती है उस समय जो पेशेंट होता है वो कॉम्प्लिकेटरी कंडीशन में होता है, और कॉम्प्लिकेटरी कंडीशन में होता है तो कॉम्प्लिकेशन जगह बनाते हैं। ध्यान देना, कॉम्प्लिकेशन जगह बनाते हैं, इंपॉर्टेंट। और पेशेंट की डेथ होने का प्राइमरी कारण पूछ लिया जाए तो याद रखना न्यूमोनिया, न्यूमोनिया की वजह से पेशेंट की डेथ होती है, और न्यूमोनिया के लिए एजेंट पूछ लिया जाए तो याद रखना न्यूमोसिस्टिक कार्नी। कौन सा, न्यूमोसिस्टिक कार्नी, इंपॉर्टेंट। एग्जाम का सॉलिड कॉन्सेप्ट बनेगा, कोई डाउट हो तो जल्दी से शेयर कर दो, नहीं तो बढ़ जाए आगे, इंपॉर्टेंट। ये है CD4 सेल। अरे एग्जाम में तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ CD का मतलब क्या है, तो CD को बोलते हैं क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये है CD का मतलब। और इनमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी बनता है कि बताइए इस सेल्यूलर इम्यूनिटी में कैंसर इफेक्टिव सेल कौन सी होती है, तो याद रखना CD8। कौन सी, CD8, जो CD4 की तुलना में बहुत कम होती है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट। ये इतने कॉन्सेप्ट एग्जाम के बनेंगे। राइट आंसर क्या हो गया, बालकों और बालिकाओं, जल्दी जवाब दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे बढ़ जाए नेक्स्ट में, चलिएगा, बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, इन ए लेबोरेटरी मोस्ट ह्यूमन पैथोजन ग्रो इन। लेबोरेटरी के अंदर मोस्ट ह्यूमन पैथोजन है ना, कौन से इन्वायरमेंट में ग्रोथ करते हैं, जल्दी से बताइएगा। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत खास है, अपना व्यू जरूर दीजिएगा, किसी को देख कर नहीं, आपने क्या सोचा है वो वाला व्यू देना। क्लियर है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लवली परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस। कोशिश करिए बालिकाओं, कोशिश करिए, तुम लोगों से बेहतरीन कोई नहीं है। और बोलते हैं ना बालकों और बालिकाओं दोनों बरोबर हो, कतई अलग नहीं हो। क्लियर है। और आप लोगों का जो सामर्थ्य है ना वो किसी से भी कम नहीं है। कोशिश करिए, आप लोग अगर अपने मन से बहुत स्ट्रोंग हो गए ना तो चाहे कोई कितने भी घंटे मेहनत करे, आपके स्पेसिफिक एक्सीड के 4 घंटे सुफिशियंट है हर एक वैकेंसी के लिए। क्लियर है। पर स्टडी कहां से होनी चाहिए, मन से, समझ रहे ना। बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस। सो राइट आंसर क्या होगा, जवाब जल्दी दीजिएगा। बहुत बढ़िया, 14% लोगों ने ए रिप्लाई किया है, 47% ने बी रिप्लाई किया है, 40% ने सी रिप्लाई किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बच्चों। तो सुनिएगा क्या होता है, देखिएगा ह्यूमन बीइंग, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको क्या देखना है, पैथोजन की ग्रोथ देखनी है,
तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, भाई हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसी में तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। अगर हमें कि उसी बैक्टीरिया को, वायरस को अगर हमारी बॉडी से बाहर ग्रो करवाना है तो उसको हमें कौन से टेम्परेचर में रखना पड़ेगा? हमारी बॉडी टेम्परेचर में रखना पड़ेगा। मतलब उसको बाहर उतना टेम्परेचर देना पड़ेगा जितना हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर है। और ध्यान देना, बाहर हम उसको डेवलप करवाते हैं ना, उसको बोलते हैं कल्चर। क्या बोलते हैं? कल्चर। तो यहां पर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? राइट आंसर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जो भी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्पेसिफिक, तो यहां पर 30 से 37 भी हो सकता है, 20 से 30 तो नहीं होगा, 38 से 39 ये फीवर को इंडिकेट करता है, किसको? फीवर को। और 15 से 20 ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? 30 से 40। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे सुनो, रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री, है ना। और जनरली रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी का एक हीट होती है, वो हीट उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा सकती है। तो याद रखना, बॉडी टेम्परेचर में कितना आ जाएगा? 30 से 37 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतने में कोई डाउट है तो शेयर कर दो, नहीं तो बढ़ जाए आगे। इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। देखना, मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और इन्फेक्शन फैलाते हैं, समझिएगा, क्लियर है? मोस्टली। पर वो बॉडी के अंदर जाकर ग्रोथ क्यों कर पाते हैं और ये फीवर क्यों आती है? लॉजिक है, ये जो फीवर आती है ना, ये इसलिए आती है कि हो सकता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस टेम्परेचर को सहन ना कर पाए, और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के चांस कम हो जाते हैं। अरे समझिएगा, उस माइक्रो, थोड़ा उल्टा बोल गया, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए बॉडी ये सोचकर क्या करती है? हाई टेम्परेचर बढ़ा देती है। और बॉडी हाई टेम्परेचर बढ़ाती है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कुछ हद तक संख्या कम भी होती है। इसलिए अपन इसको प्रोटेक्टिंग साइन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे डिफेंस सिस्टम की वजह से स्टिमुलेट होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट बताइएगा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज क्वेश्चंस बहुत कम है पर हर कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर कौन है? इंपॉर्टेंट, लॉजिकल। जल्दी जवाब दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, इसके फादर कौन है? इंपॉर्टेंट। जवाब सभी को देना भाई, ऐसा कोई ना हो जिसने रिप्लाई नहीं किया हो। बहुत बढ़िया, सभी का जवाब गजब आ रहा है, बहुत बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर दिन, हर पल, हर मोमेंट आपको कुछ ना कुछ नया गेन करना है, क्लियर है ना? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, तो याद रखना, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है इसके फादर कौन है? इसके फादर है विंस्लो टेलर। विंस्लो टेलर, पर इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी है, ध्यान देना, फादर ऑफ कौन सा? साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है ना? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है? तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनेगा। अरे एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनेगा। विंट सर्ट किसके फादर है? जल्दी बताइएगा, विंट सर्ट किसके फादर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंट सर्ट किसके फादर है? लवली परफॉर्मेंस भाई, लवली परफॉर्मेंस। जल्दी बताइएगा, विंट सर्ट किसके फादर है? कोई ना, विंट सर्ट किसके फादर है? हर एक कॉन्सेप्ट खास है बेटा, हर एक कॉन्सेप्ट खास है। क्लियर है? जो लास्ट तक रुका है ना, वही दुनिया को जीता है, समझना, उसी ने दुनिया जीता है। क्लियर है? सो विंट सर्ट किसके हैं? इंटरनेट के फादर है। इंटरनेट के, इंटरनेट स्पीड बोल दो, इंटरनेट की स्पीड के फादर कौन है? तो याद रखना, विंट सर्ट। जॉनसनो किसके फादर है? एपिडर्मियोलॉजी के फादर है। एपिडर्मियोलॉजी के फादर पूछ लिया जाए तो कौन है? तो वो है जॉनस्लो, जॉन स्नो। क्लियर है? और क्लिफोर्ड बीर, इनका नाम एकदम सॉलिड सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ आएगा। पहचान तो लोगे कि यहाँ सुनहरे अक्षर है? अरे पहचान पाओगे या नहीं? जल्दी बताओ। तो नाम याद रखना, क्लिफोर्ड बीर। ये क्लिफोर्ड बीर कौन थे? इन्होंने एक बुक लिखी थी, याद रखना, एक बुक लिखी थी। कौन सी थी बुक ये? तो याद रखना क्या था? द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये एक बुक लिखने वाले कौन थे? तो याद रखना, क्लिफोर्ड बीर। ये किससे रिलेटेड है? ये साइकेट्रिक की बुक थी जी। कौन सी? साइकेट्रिक की बुक थी, जो किसने लिखी थी? क्लिफोर्ड बीर नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। क्लियर है? किसने? क्लिफोर्ड बीर नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, द माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। क्लियर है? यहाँ पर राइट आंसर होगा फ्रेडरिक। अरे जरूरी थोड़ी है तुम लोगों को तुम्हारे घर वाले पूरा नाम लेकर बुलाते हैं, सबको स्पेशल छोटे छोटे कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो अगर अपने दोस्तों को पता चल जाए तो बहुत इरिटेशन होता है, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर भी विंस्लो टेलर नाम नहीं आया, यहाँ पर उसका आगे का जो भी नाम है क्या? फ्रेडरिक, केवल उसको दिखाया गया था। और ऐसे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बच्चों, कतई नहीं भूलना है, हर एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट बताइएगा, डिक्रीज बीएमआर इन केस ऑफ, डिक्रीज बीएमआर इन केस ऑफ, कौन से केस में बीएमआर कम हो जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन से केस में बीएमआर कम हो जाती है? जल्दी से रिप्लाई करो, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई करो बच्चों, क्या होगा राइट आंसर? पहला है फीवर, दूसरा हाइपोथायराइडिज्म, तीसरा लिखा है डायरिया और चौथा लिखा है वोमिटिंग। वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर बीएमआर कम हो जाती है? बीएमआर का मतलब क्या है? बीएमआर का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट है।
मेटाबॉलिक रेट। और ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, बहुत छोटे से शब्द में बताऊंगा, क्लियर है। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, बहुत छोटे से शब्द में बताऊंगा, सुनिएगा। आप लोग सुबह खाना खाते हैं, क्लियर है, 10 बजे, उसके बाद शाम को खाना खाते हैं 8 बजे। तो ये 10 बजे से 8 बजे के बीच में आपने कुछ भी नहीं खाया, किसकी वजह से, बीएमआर की वजह से, बेसल मेटाबॉलिक रेट की वजह से, समझ रहे ना। आपने रात को खाना खाया 8 बजे, उसके बाद आप सुबह 10 बजे तक फिर कुछ नहीं खाते हैं, तो भाई 8 बजे से 10 बजे तक, मैंने खाने की बात की, पानी तो पीते ही हैं, समझ रहा। तो 8 बजे से शाम को 8 बजे से सुबह 10 बजे तक जो ये गैप होता है, इस गैप का जो कॉन्सेप्ट बनता है वो किससे बनेगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट से, बीएमआर से। इसी को हम शॉर्टली बीएमआर का नाम देते हैं, क्या देते हैं, बीएमआर का नाम देते हैं। और ये बीएमआर किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो याद रखना ये बीएमआर डिपेंड करती है हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पर, और जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। कौन सा, थायराइड ग्लैंड। और ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर डिपेंड करती है, और थायराइड ग्लैंड हमारे इंटेस्टाइनल बोवल मूवमेंट को मैनेज करता है। कौन सा, बोवल मूवमेंट को, कौन सा मूवमेंट, बोवल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बोवल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है थायराइड ग्लैंड। ध्यान देना, थायराइड ग्लैंड बोवल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बोवल मूवमेंट से यहां से ये बेसिकली बनाएगा बीएमआर को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को। तो यहां पर राइट आंसर बन जाएगा क्या, अब ध्यान देना, ये बीएमआर किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, थायराइड पर। अगर थायराइड के सिक्रीशन, जिसको हम T3 और T4 बोलते हैं, ये अगर बढ़ते हैं तो बीएमआर बढ़ जाएगी, अगर इसके सिक्रीशन कम होते हैं तो बीएमआर कम हो जाएगी। तो यहां पर सीधा सा जवाब आ रहा है हाइपोथायराइडिज्म। क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बालिकाओं, जल्दी बताओ। अरे डायरिया में क्या होता है, बोवल मूवमेंट बढ़ता है या कम होता है, बोवल मूवमेंट बढ़ता है या कम होता है। बोवल मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ता है या कम होता है डायरिया में, डायरिया में बढ़ता है भाई, ध्यान देना, इंक्रीज हो जाता है। और वोमिटिंग के अंदर जो गैस्ट्रिक है, मतलब स्टोमक, इसका मूवमेंट भी, वाइब्रेशन भी क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है, क्लियर है। और यहाँ पर पॉइंट था हमारे पास डिक्रीज होना, फीवर की कंडीशन में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कैलोरी का, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा था, और कैलोरी और एनर्जी का अगर यूटिलाइजेशन हो रहा था तो ये फीवर की कंडीशन में भी पेरिस्टाल्सिस बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी का डिफेंस तो यही सोचेगा कि भाई जहां से भी एनर्जी मिल रही है ले आओ, फटाफट लाओ। जब भी हमारे पास पैसों की जरूरत होती है तो क्या होता है, ऐसा ही तो होता है कि भाई अभी कहां से मिल रहे हैं, जहां से मिल रहे हैं, जितने ब्याज पर मिल रहे हैं, अर्जेंट है, जरूरी है तो ले लो, क्लियर है, होता है या नहीं। अगर होता है तो यहां पर भी फीवर की कंडीशन में भी बॉडी यही सोचेगी कि भाई देखो एनर्जी तो बहुत ज्यादा यूज हो रही है, जहां से यूटिलाइजेशन हो रहा है एनर्जी ले लो। तो ये भी बोवल मूवमेंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा, कौन सी कंडीशन में, फीवर की में, पर हाइपोथायराइडिज्म वाली में तो कम होगा। अरे समझ में आया, जल्दी बताओ। तो राइट आंसर बी। अगला बताओ, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म के अंदर मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन सा होगा, जल्दी बताइएगा। पहला लिखा ग्रुप थेरेपी, दूसरा लिखा डाइसल्फिराम थेरेपी, तीसरा लिखा टोटल एब्स्टिनेंस, और चौथा लिखा क्लोरप्रोमाजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज और, आप लोग कहां कहां से वीडियो क्लासेस वॉच कर रहे हैं, अपनी लोकेशन भी सेंड करिएगा। सो राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट पूछा है एल्कोहलिज्म का। एल्कोहलिज्म का मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको बताना है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोचकर बताना है, दो पर दिमाग जा रहा है आपका, बहुत जरूरी है। हाँ जी, लवली परफॉर्मेंस वालेगा, लवली परफॉर्मेंस, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कुछ बेहतरीन के लिए कोशिश करना, ध्यान देना। एनएचएम सीएचओ के लिए इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, रजाई ओढ़ के सो जाओ, कल सुबह उठना 15 मिनट फिर देख लेना, सफिशिएंट है। अगर एनएचएम ही ज्वाइन करना है तो, क्लियर है ना। और अगर अच्छी पोजीशन पर जाना है तो कुछ हटके, कुछ यूनिक, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्टों के लिए मेहनत करना है। अरे समझ रहे हो ना, हाँ बिल्कुल, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्टों की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्टों के लिए मेहनत करना है। वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस। हाँ जी, लिखा है मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पूछा और वो भी कौन सा, मोस्ट इफेक्टिव। तो ध्यान देना, पेशेंट को हम बोलेंगे भाई क्या है, थोड़ी थोड़ी करके छोड़ रहे हो, एक साथ ही छोड़ दो ना, टोटल एब्स्टिनेंस। क्या बोलेंगे, टोटल एब्स्टिनेंस, मतलब बिल्कुल एकदम ही छोड़ दो, अब कल से इतना सा भी नहीं लेना, 2 बूंद भी नहीं लेनी है, 1 बूंद भी नहीं लेनी है, क्लियर है। इसको बोलते हैं टोटल एब्स्टिनेंस। अगर पेशेंट फिर भी ना छोड़ पाए तो नेक्स्ट आता है डाइसल्फिराम थेरेपी, जिसको हम एवर्सन थेरेपी भी बोलते हैं, एवर्सन थेरेपी। जब किसी ड्रग अब्यूज को छुड़ाने के लिए, किसी ड्रग के एडिक्शन को छुड़ाने के लिए हम जो थेरेपी देते हैं उस थेरेपी का नाम है एवर्सन थेरेपी। और उस एवर्सन थेरेपी के अंदर हम डाइसल्फिराम थेरेपी आती है जो यूज करते हैं, और इस डाइसल्फिराम से डाइसल्फेरेमिक रिएक्शन होती है, क्लियर है, जिससे क्या होता है, जो स्टोमक होता है उसके अंदर जो भी एल्कोहल होता है वो हाई स्पीड के साथ वोमिटिंग इंड्यूस करवाता है, और पेशेंट को इतनी डेंजरस वोमिटिंग होती है कि पेशेंट बोलता है भैया कल से कतई नहीं लेंगे, क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो याद रखना यहाँ पर जो मोस्ट इफेक्टिव है वो क्या है, टोटल एब्स्टिनेंस, मतलब एक साथ छोड़ दो, क्या है, दोबारा हाथ ही नहीं लगाना है, क्लियर है। और ये तो ड्रग है, ये ग्रुप थेरेपी एल्कोहल वाले पेशेंट को दी जाती है। ये किसको देते हैं, ये याद रखना, ये ग्रुप थेरेपी ये एल्कोहलिक पेशेंट के लिए दी जाती है। और ये यहाँ पर राइट आंसर बनेगा सी, राइट आंसर क्या बनेगा, सी।
अरे कौन सी थेरेपी? टोटल एब्स्टिनेंस। भाई देखो ऐसा है, आपको किसी चीज को छोड़ना है तो आप क्या उसको सुबह उठेंगे, बैठ जाएंगे, है ना, रामदेव बाबा की मुद्रा में और बोलेंगे मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको छोड़ दूंगा, तो क्या छूट रहा है? नहीं ना, वहां से पोजीशन चेंज की, फिर याद आ जाएगा कि हाँ नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? और बेसिक क्या है, जब भी किसी एडिक्शन को छोड़ना होता है तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है टोटल एब्स्टिनेंस। आपको नाम लेने की तो बात ही नहीं है, उसको पास ही नहीं जाना। क्लियर? उसको बोलते हैं टोटल एब्स्टिनेंस। डाइसल्फिराम थेरेपी भी यूज की जाती है। ये तीनों बेसिकली एल्कोहल के लिए यूज की जाती है। एल्कोहल के लिए तीनों चीजें यूज की जाती है अलग अलग कंडीशन में। ग्रुप थेरेपी, पहले हम थेरेपी देते हैं कि पेशेंट छोड़ देगा। क्लियर है? पेशेंट नहीं छोड़ता है, फिर डाइसल्फिराम थेरेपी देते हैं। क्लियर है? जब वॉमिटिंग पेशेंट को बहुत ज़्यादा होती है तो पेशेंट इतना घबरा जाता है कि यार मर जाते हैं आज तो। क्लियर है? उसके बाद पेशेंट को ऐसा लगेगा कि मर जाते हैं तो कल हम नहीं ड्रिंक करेंगे। इसको बोलते हैं टोटल एब्स्टिनेंस। समझ रहे हो ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। छोटे छोटे, शक्तिमान देखा या नहीं? पहले आता था तब, है ना, वो बोलते थे ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हाँ बिल्कुल यही है, छोटी छोटी और मोटी बातें। Next, the term which is used to describe idiosyncratically form new word whose derivation cannot be understand easily way, easy way में समझ में नहीं आने वाला नया नया शब्द क्या कहलाएगा? जवाब सभी को देना बेटा, जवाब सभी को देना, कोशिश करना है। बोलते हैं ना कि जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती है, और तुम लोग सब किस्मत वाले हो डेफिनेटली। इस बार ध्यान देना, इस बार नर्सिंग ऑफिसर पार, जो आपकी इच्छा हो, नॉर्थ स्टेट, आरआरबी, ईएसआईसी, है ना, आरएमएल, डीएसएसबी, जो भी आपके मन में हो वो एग्जाम डेफिनेटली नर्सिंग ऑफिसर पार। समझ रहे हो ना? सो बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? लवली परफॉर्मेंस, सबका जवाब सही है। क्या होगा? नियोलॉजिज्म। क्या होगा? नियो का मतलब है नया, और यहां पर देखो न्यू वर्ड क्या है? न्यू वर्ड, तो नया नया वर्ड। ऐसे वर्ड जिसको पेशेंट खुद केवल समझता है, उसके अलावा कोई नहीं समझता, उसको हम बोलते हैं नियोलॉजिज्म। क्या बोलते हैं? नियोलॉजिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक कंडीशन और है जिसको बोलते हैं नेगेटिविज्म। ये क्या होता है? नेगेटिविज्म का मतलब होता है बच्चों का, आपने देखा होगा बच्चे 6 साल 8 साल वाले, उनको आप 2 थप्पड़ बजा दो, क्लियर, उसके बाद बोलो बेटा पानी ले आओ मेरे लिए, क्या करेगा? कल करके देखना ना, और इतना जोर से मत मार देना। तो सुनिएगा, आप बच्चों का रिएक्शन देखेंगे, बच्चे आपके लिए पानी लाएंगे क्या? नहीं। आप जैसा बोलेंगे उससे उल्टा करेंगे। आप बोलेंगे पंखा चला दो, वो बंद कर देंगे। आप बोलेंगे पानी ले आओ, तो वो जो पानी लेकर आया वही ले जाएगा। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट को आप कोई भी कमांड देते हैं, पेशेंट उसके बिल्कुल अपोजिट एक्शन करे, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नेगेटिविज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट। म्यूटिज्म मतलब ये कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में देखने को मिलता है। पेशेंट को आप कुछ भी बोल दो कि चुप हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, किसी से कुछ नहीं कहेगा, म्यूटिज्म हो जाता है। मैनरिज्म, इसका मतलब होता है विचित्र व्यवहार करना। विचित्र, एक होता है कि नॉर्मल सा व्यवहार कर रहा है, एक होता है एवरेज है, एक होता है बड़ा भद्दा व्यवहार कर रहा है, बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहा है ना, एक है कि इंसान है एनिमल्स जैसा बिहेव कर रहा है, इसको अपन बोल सकते हैं मैनरिज्म। मतलब हमें देख कर ही ऐसा लगे कि बड़ा विचित्र प्राणी है भाई, ये तो बड़ा विचित्र व्यवहार कर रहा है। सो मैनरिज्म। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। राइट आंसर क्या होगा? नियोलॉजिज्म। अरे हुए या नहीं? मैसेज करके बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया सुस्मिता आनंद, इतना जल्दी बताकर डिलीट भी कर दिया, ये हुई ना बात, गजब। खुमखुम सिंह, चंद्रकांता, निशा, छेदीलाल जी, बहुत बढ़िया। प्रियांशी परिहार, लवली परफॉर्मेंस भाई, सभी की लवली परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिएगा। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ में। पर जाने से पहले क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलना है, और अपने दोस्तों के संग लिंक भी ले जाइएगा, उनको भी शेयर करिएगा। जय सिया राम, जय हिंद। कर हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। ज्वाइन कर लीजिए फास्ट, क्योंकि आज का सेशन है कुछ खास और बेहतरीन कॉन्सेप्टों के साथ। सो आज के सेशन में बात करने वाले कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट। सो करें शुरुआत बिना समय गवाए। पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, एक्रोडाइनिया इज अदरवाइज टर्म एज। ध्यान से जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। बहुत बढ़िया, सभी को भाई जवाब देना है, कोशिश करना है। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। खुशबू तिवारी, दीपेंद्र, कुमकुम सिंह, रानी सिंह, चंद्रकांता गौतम, प्रिंसी, अक्कू दीक्षित, बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस, कोशिश करिए। और राइट आंसर क्या होगा जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग जी, सुस्मिता अग्रवाल, राम चक्रवर्ती, मुस्कान सचान, बहुत बढ़िया, हार्दिक अभिनंदन सभी का। सो राइट आंसर क्या बनेगा? एक्रोडाइनिया, वर्ड लिखा है एक्रोडाइनिया। ये एक्रोडाइनिया होता क्या है? इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाएगा, ध्यान देना, सॉलिड कॉन्सेप्ट बनाएगा, कतई अवॉइड नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूछा है एक्रो कौन सी कंडीशन के अंदर, ये
किस नाम से जाना जाता है? एक्रोडाइनिया का दूसरा नाम बताना आपको। पहले लिखा है एक्रोसाइनोसिस, दूसरा लिखा है पिंक डिजीज, तीसरा लिखा है एक्रोमेगेली और चौथा लिखा है क्रेटिनिज्म। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस, गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन निशा। तो सुनिएगा, एक्रोडाइनिया का जबरदस्त कॉन्सेप्ट सुनिएगा वाल को। सो एक्रोडाइनिया अगर वर्ड यूज होता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला वर्ड आता है साइनोसिस, पहला वर्ड आता है साइनोसिस। और साइनोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन। अब यहाँ पर बेसिकली आप लिम्ब का यूज कर सकते हो, लिम्ब। अगर आप लिम्ब का यूज करते हैं तब तक साइनोसिस वर्ड ठीक है, पर अगर लिम्ब के अलावा आप कुछ और यूज करते हैं तो क्या आएगा? एक्रोसाइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या होता है? तो जनरली ब्लूइश डिस्कलरेशन, ध्यान देना, ब्लूइश क्या जी? ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन याद रखिएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन। और किसका ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है? तो यहाँ पर लिप का हो सकता है, अराउंड लिप, चारों तरफ, लिप के चारों तरफ भी हो सकता है, क्लियर है। इसके अलावा हैंड में भी हो सकता है, मतलब हैंड के साथ में और भी बॉडी के पार्ट कवर हो रहे हो, समझ रहे ना, बॉडी के फीट्स, हैंड, इनके साथ में लिप भी कवर हो रहा हो, तो हम वर्ड यूज करते हैं एक्रोसाइनोसिस। कौन सा यूज करते हैं बच्चों? जल्दी बताइएगा। एक्रोसाइनोसिस। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया, लवली, गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। एक और वर्ड यूज होता है, ध्यान देना, वो होता है रिनोल्ड फिनोमिना, रिनोल्ड फिनोमिना, फिनोमिना, ये एक वर्ड और यूज होता है, नाम है रिनोल्ड फिनोमिना। और ये रिनोल्ड फिनोमिना किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है जब हमारी फिंगर के अंदर प्रोक्सिमल पार्ट, कौन सा? प्रोक्सिमल पार्ट, तो ध्यान देना, प्रोक्सिमल पार्ट, कौन सा पार्ट लेंगे? प्रोक्सिमल पार्ट लेंगे। अरे समझ में आ रहा है? प्रोक्सिमल एपिसोड भी ले सकते हो, प्रोक्सिमल पार्ट भी ले सकते हो, प्रोक्सिमल एपिसोड, प्रोक्सिमल एपिसोड। अब इस प्रोक्सिमल एपिसोड के अंदर जनरली आपको यहाँ पर ट्राइफेजिक और बाइफेजिक और मल्टीफेजिक अगर आपको कलर देखने को मिले, ध्यान देना, मल्टीफेजिक बोल सकते हैं ना, बाइफेजिक, ट्राइफेजिक, ये कॉन्सेप्ट आएगा इसका, ट्राइफेजिक, अभी सब बता दूंगा बेटा, चिंता ना करना। ट्राइफेजिक, बाइफेजिक या फिर मल्टीफेजिक, मल्टीफेजिक आपको कलर देखने को मिले, इसको हम बोलते हैं रिनोल्ड फिनोमिना। समझ रहे ना, अंगुलियां हैं, इनमें आपको मल्टीपल कलर देखने को मिले, साइनोटिक, इसके अलावा जनरली दूसरा कलर, मल्टीपल कलर, फिंगर के अंदर मल्टीपल कलर, उसको अपन नाम देते हैं रिनोल्ड फिनोमिना। क्या नाम देते हैं? रिनोल्ड फिनोमिना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान देना। यहाँ पर एक वर्ड और आया था, जो एक्रोसाइनोसिस है वो दो प्रकार का होता है, पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस और दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस। ध्यान देना, एक्रोसाइनोसिस, जो प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस है वो किसकी वजह से होता है? तो या तो ये इमोशन की वजह से होता है, या तो ये इमोशन की वजह से होता है, या फिर वेदर की वजह से होता है। वेदर में क्या? कोल्ड, समझ रहे ना, सर्दी आ गई तो सर्दियों में प्राइमरी एक्रोसाइनोसिस देखने को मिल सकता है ना। और दूसरा जो सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस है वो आपको कब देखने को मिलेगा? किसी भी प्रकार की डिजीज कंडीशन में अगर देखने को मिले तो उसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी एक्रोसाइनोसिस। किसी को डाउट हो तो शेयर कर दो, क्लियर है? हाँ, ट्राइफेजिक, बाइफेजिक या मल्टीफेजिक, बिल्कुल बेटा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपने अल्टीमेट सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। एक्रोडाइनिया वर्ड यूज हुआ, एक्रोडाइनिया, वैसे मैंने आपको एक्रोडाइनिया एक पेन भी बताया था, दिल का दर्द, क्लियर है ना? हाँ, तो ध्यान देना, एक्रोडाइनिया, एक्रोसाइनोसिस और जनरली पिंक डिजीज। एक्रोसाइनोसिस का मतलब तो आपको समझ में आ गया क्या होता है। एक्रोसाइनोसिस जब हमारा लिप, कान, है ना, हाथ, पैर, अगर ये पूरी तरीके से आपको ब्लू देखने को मिले, साइनोटिक देखने को मिले, तो इसको अपन एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। जबकि आता है एक्रोडाइनिया। एक्रोडाइनिया वर्ड किससे रिलेटेड है? तो याद रखना, एक्रोडाइनिया पिंक डिजीज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? जल्दी मैसेज करके बताओ किससे रिलेटेड है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, जल्दी से मैसेज करके बताओ। ये पिंक डिजीज से रिलेटेड है। किससे है? पिंक डिजीज। इसी को हम बोलते हैं इन्फेंटाइल एक्रोडाइनिया। क्या बोलते हैं? इन्फेंटाइल एक्रोडाइनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी का दूसरा नाम क्या होगा? इसी का दूसरा नाम होगा इन्फेंटाइल एक्रोडाइनिया। समझ रहे ना, एक्रोडाइनिया, अरे समझ रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन। तो सुनिएगा, ये पिंक डिजीज और इन्फेंटाइल एक्रोडाइनिया किसकी वजह से होता है? तो यह है एक प्रकार की मर्करी टॉक्सिटी, मर्करी टॉक्सिसिटी है। ये किस प्रकार की टॉक्सिसिटी है बच्चों? ये एक प्रकार की मरकरी से रिलेटेड है। इसका अगर पूछ ले कि किस वजह से होता है, किस कारण होता है, तो याद रखना मरकरी की टॉक्सिसिटी है। और कैसे होगा? तो जब व्यक्ति एक्सपोज हो किसके अंदर? मरकरी के अंदर, तब उसको क्या हो सकता है? पिंक डिजीज नाम की डिजीज हो सकती है। और इसी को हम एक्रोडाइनिया का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एक्रोडाइनिया। समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो शेयर कर दो। हाँ, इन्फेंटाइल एक्रोडाइनिया भी बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट। बाकी आपको पता है एक्रोमेगेली किससे रिलेटेड है? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? ग्रोथ हार्मोन। और किसके अंदर? एडल्ट के अंदर अगर बढ़ जाए तो फेशियल फीचर चेंज हो जाए। क्या हो जाए? फेशियल फीचर चेहरा लंबा हो जाता है,
क्लियर है। तो बेसिकली ग्रोथ हार्मोन एडल्ट में बढ़ता है तो क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है बच्चों यहाँ, तो आपको फेशियल फीचर में चेंजेस देखने को मिलता है, तो एक्रोमेगेली तो उससे रिलेटेड होगा। क्रेटिनिज्म अलग कंडीशन हो गई। तो भाई यहाँ पर एक्रोडाइनिया का मतलब किससे था, पिंक डिजीज से था। किससे था, पिंक डिजीज से। और पिंक डिजीज कौन सी होती है, जिस डिजीज में एक व्यक्ति मरकरी के कांटेक्ट में आ जाता है और मरकरी की टॉक्सिसिटी होती है, उसी को अपन कंसीडर करते हैं, क्लियर है, पिंक डिजीज में और एक्रोडाइनिया में। नेक्स्ट बताइएगा, आपको बताना नॉर्मल वैल्यू बतानी है सीरम यूरिया की। सीरम यूरिया की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से मैसेज करके बताइएगा, जल्दी से मैसेज करके बताइएगा कितनी वैल्यू होती है। बहुत बढ़िया बेटा, कुमकुम, रानी सिंह, कविता, चंद्रकांता गौतम, कविता बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस, कोशिश करिए, बेहतरीन हो। संजू देवी बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस, कोशिश करते रहिए बच्चों, कोशिश करते रहिए, तुम लोगों से बेहतरीन कोई नहीं है, डोंट वरी, तुम लोग सबसे बेहतरीन हो। मुस्कान सचान बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। एक एक कदम आप लोगों का आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। ध्यान देना, जब भी आप हताश हो जाएं, जब भी आप मायूस हो जाएं ना, तो आप अपने माता पिता के चेहरे को जरूर देख लेना, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उनको आपसे जितनी उम्मीदें है ना, दुनिया का ऐसा कोई दोस्त नहीं जिससे जो आपके लिए उतना कर सके, समझ रहे ना। सो अपने माता पिता के लिए आपको कुछ बेहतरीन कर दिखाना है। बहुत बढ़िया, वेरी वेल परफॉर्मेंस भाई, वेरी वेल परफॉर्मेंस। आकांक्षा, चंद्रकांता, प्रियांशी, प्रिया, दीपेंद्र, प्रिंसी पटेल, रानी, कौशल्या, प्रजापति, अक्कू दीक्षित, कविता। अरे आजकल ओम सिंह कहाँ गया भाई, हाँ जी। सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम यूरिया, सीरम यूरिया इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, देखो जी, है तो कौन सा वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट है। कौन सा है, नाइट्रोजन वेस्ट। और ये नाइट्रोजन वेस्ट है ना, तो ये ब्लड के अंदर है, तो आप क्या बोलेंगे, नाइट्रीमिया, अरे बोल सकते हैं क्या, क्लियर है। तो भाई देखो, ऐसी कंडीशन है, नॉर्मल वैल्यू हमारे ब्लड में रहती है, नाइट्रोजन वेस्ट की नॉर्मल वैल्यू रहती है, उसी से हमें बहुत सारी कंडीशंस का पता भी चलता है, ये इंडिकेटर के रूप में काम भी करती है। तो भाई पहली चीज ये आती है कि अगर यूरिया ब्लड में है तो नॉर्मल कितना होता है, क्लियर है। तो भाई देखो, ऐसा है, नॉर्मल होता है 20 से 40 mg पर डीएल। कितना होता है, 20 से 40 mg पर डीएल, 20 to 40 mg पर डीएल। पर अगर इसका अमाउंट मोर देन 60 हो जाए, 60 mg पर डीएल, ये तो था नॉर्मल, ये है अभी नॉर्मल, क्लियर है। तो ध्यान देना, ये है 60 mg से ज्यादा हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, तो मर्मरिंग देखने को मिलेगी, मर्मरिंग। अब पूछे ये क्या होती है मर्मरिंग, क्लियर है। तो भाई देखो, ऐसा है, ये इंडिकेट करता है किसको, अगर कॉन्सेप्ट अपन लिखेंगे तो BUN को, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, किसको, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर इसका अमाउंट लेस देन 10 होता है, लेस देन 10 होता है, 10 mg पर डीएल होता है, तो ये डिहाइड्रेशन का इंडिकेटर है। किसका है, डिहाइड्रेशन का। और अगर इसका वॉल्यूम 20 mg पर डीएल से ज्यादा होता है, तो ये किसको, ओवर हाइड्रेशन को इंडिकेट करता है। चलो यहां तक तो ठीक था, पर अगर इसका वॉल्यूम मोर देन 60 mg पर डीएल हो जाए तो क्या हो, तो साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट होते हैं। कि कौन से, साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट। अच्छा, साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट क्यों होते हैं, तो ध्यान देना, जो यूरिन वेस्ट है, जो यूरिन या यूरिक वेस्ट है, समझ रहे हो ना, कौन सा, जो नाइट्रोजन वेस्ट है, सीधे शब्दों में लिखे तो नाइट्रोजन वेस्ट। ये नाइट्रोजन वेस्ट अगर ब्लड में ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाते हैं तो ये BBB 3B को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाते हैं, ब्रेन में। और भाई ब्रेन में पहुंच गए तो ये क्या कोच करेंगे, साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट कोच करेंगे। समझ में आया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, समझ में आया, बहुत बढ़िया, एक बार थम दे दो सभी, अगर समझ में आया इतना सा कॉन्सेप्ट तो एक बार सभी थम दे दो भाई। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो सही भी करेंगे, डोंट वरी। कुमकुम सिंह, काहे इतना समझ रहे हो ना, हाँ, मायूस और हताश कतई नहीं होना है। हमेशा दिल को और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को ध्यान देना। आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जो आपको आपके काम का एप्रिसिएशन देगा, क्लियर है ना। आपको अपना एप्रिसिएटर बनना है। आप गलत करते हो, डोंट वरी, इस बार गलत किया, अगली बार सही करेंगे, समझ रहे ना। इस बार गलत हो गया, अगली बार सही करेंगे। ये खुद का जुनून पैदा करो, खुद का जुनून, बहुत बढ़िया बच्चों, खुद का जुनून पैदा करो, क्लियर है ना। और अगर आपने ऐसा कर लिया ना, तो ध्यान देना, आप सबसे आगे हैं। आपका जो दिमाग है ना, वो दूसरों की तुलना में 2 कदम आगे सोच रहा है, डोंट वरी। सो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जब भी बढ़ेगा, ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ने की वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा, ब्रेन में, और साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट करेगा। पेशेंट उठ उठ के भागेगा, मुंह से ऐसा कुछ बोलेगा जो उनके घर में रहने वाले मेंबर को भी समझ में नहीं आएगा। पेशेंट के घर वाले भी बोलेंगे, भैया क्या बोलने लगा रे, आजकल तो समझ में नहीं आता है। बस कॉन्सेप्ट है किसका, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का बढ़ जाने का, क्लियर है। सो जब भी कभी ऐसा होता है ना, तो डॉक्टर का एक ही अनुमान जाता है, डॉक्टर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी टेस्ट करवाता है, समझ रहे। राइट आंसर क्या बन गया, एक इंपॉर्टेंट नॉर्मल वैल्यू थी जी किसकी, यूरिया की। समझ में आया, बहुत बढ़िया आया। तो चलें आगे, चलेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सबको पता है, सबको पता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत इजी है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो इजी लगते हैं वो कभी कभी बहुत, हाँ समझ रहे ना, गलत भी हो जाते हैं, समझ रहे हैं, गलत कतई नहीं करना है, इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट ब्लड ग्रुप इज, पूछा है यूनिवर्सल, ध्यान देना, सार्वभौमिक, क्लियर है। इसका मतलब ये तो कतई गलत हो ही नहीं सकता। ब्लड रिसिपेंट कि जो ब्लड ले सकता है, कौन ले सकता है भाई, जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट।
वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस। कोशिश करते रहिए और बेहतरीन के लिए कोशिश करिए। देखिएगा अच्छा तो सभी करते हैं, बेहतरीन के लिए जो कोशिश करता है ना वो अच्छा नहीं करता, अच्छे से भी अच्छा करता है, समझ रहे ना। बहुत बढ़िया शिवम कुमार, वेल परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस, वेल परफॉर्मेंस। तो सुनिएगा, यूनिवर्सल ब्लड रिसिपेंट जब भी पूछ लिया जाए तो नाम आएगा जी निकल कर किसका, एबी का, एबी का। पर एबी में दो होते हैं, प्लस और माइनस, क्लियर है। तो याद रखना प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस। ये है रिसिपेंट। और डोनर का जब भी नाम आएगा तो डोनर कौन होता है, तो ध्यान देना एबी, डोनर कौन होता है, ओ नेगेटिव। ये यूनिवर्सल डोनर होता है, क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर। इसके पूरे को याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया था क्लास में, याद हो तो बताओ। 84 पापा, क्लियर है, 84414121, इसी को उल्टा कर दो, रिसिपेंट बन जाएगा 141448। ये हो गया रिसीवर और ये हो गया डोनर, ये हो गया डोनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या था, ब्लड रिसिपेंट पूछा था, क्या पूछा था, ब्लड रिसिपेंट। तो भाई रिसिपेंट कौन होता है, ए बी नेगेटिव, ये तो है ए बी पॉजिटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव, ये तो है रिसिपेंट। और डोनर पूछ लिया जाए तो नेगेटिव आएगा, ध्यान देना, डोनर पूछ लिया जाए तो कौन आएगा, नेगेटिव। जो माइनस वाला है ये प्लस को भी दे सकता है, ध्यान रखना, जो माइनस वाला है वो प्लस को भी दे सकता है, पर प्लस वाला है वो माइनस को दे सकता है क्या, तो नहीं दे सकता। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्लस वाला है आर एच फैक्टर पॉजिटिव है, रिसस बंदर, क्लियर है, या ग्रुप डी जिसका पॉजिटिव होता है, क्या वो नेगेटिव वाले को दे सकता है, तो नहीं दे सकता। पर नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले को दे सकता है, समझ रहे हो ना। ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, पर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव को नहीं दे सकता। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट याद रखना, चोर परपरा बताया था, ट्रिक बहुत सॉलिड है, ट्रिक बहुत सॉलिड है, क्लियर है ना। हर एक कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए एक स्पेशल ट्रिक आप लोगों को दिया गया है, और उन ट्रिक को याद करके नर्सिंग को बहुत ईजी बना सकते हैं, समझ रहे ना। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा, काइम इज कोल्ड। काइम किसको बोलते हैं, काइम इज कोल्ड, काइम क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, ये काइम क्या है और किसको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस, बिल्कुल अच्छा जवाब दिया, बहुत बढ़िया। शिवम, आकांक्षा, रामा चक्रवर्ती, रामदेवी, मुस्कान सचान, खुशबू तिवारी, चंद्रकांता गौतम, कुमकुम सिंह, अक्कू दीक्षित, मधु सिंह, कविता, प्रिंसी, चंद्रकांता, दीपेंद्रा, प्रियांशी परिहार, सरस्वती सक्सेना, गुड इवनिंग जी, हार्दिक अभिनंदन, कौशल्या प्रजापति, बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। कोशिश करिए, कोशिश करिए, अपने लिए कोशिश करिए, बहुत बढ़िया रानी। तो सुनिएगा, यहां पर काइम क्या है, देखिएगा, सबसे पहले आता है बोलस। बोलस को हम बोलते हैं ग्रास, क्या बोलते हैं, ग्रास। जब तक इन्वायरमेंट में है तब तक हम इसको बोलते हैं ग्रास, समझ रहे ना। और जैसे ये माउथ के अंदर इंटर करता है, जब ये माउथ के अंदर इंटर करता है तो आप इसको तब भी बोलस ही बोलेंगे, क्लियर है, नाम चेंज थोड़ी कर देंगे, क्लियर है। अब चूंकि ये बोलस यहाँ पर किस में चेंज हो गया, टाइलिन में चेंज हो गया, मतलब टाइलिन मिक्स हो गई इसके अंदर, क्लियर है। दूसरा, अब ये माउथ से कहां पर पहुंचा, स्टमक में पहुंचा। जब ये स्टमक में पहुंचता है तो ये मिक्स हो जाता है HCl के साथ में, बोलस प्लस HCl, बोलस प्लस HCl। और जब ये बोलस प्लस HCl में चेंज हो जाता है तो इसको बोलते हैं काइम, क्या बोलते हैं, काइम। जब ये डिओडिनम को क्रॉस करता है तो ये हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला से अटैचमेंट में आता है, कांटेक्ट में आता है। जब ये हेपेटोपेनक्रेटिक एम्पुला के कांटेक्ट में आता है तो वहां से बाइल मिक्स होता है, क्या मिक्स होता है, बाइल। और किस में मिक्स हुआ, काइम में, काइम में। तो ये बन जाता है काइल, क्या बन जाता है, काइल। और ये काइल क्या है, ये व्हाइट कलर का लिक्विड है, क्या है, व्हाइट कलर का लिक्विड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाइट कलर का लिक्विड। काइल वर्ड लगा काइम से, काइम से बना, ध्यान देना, काइम प्लस बाइल, बाइल मिक्स हो गया तो बाइल के लिए हम कोलियो लगाते हैं ना, यहाँ पर हम कोलियो ना लगाकर काइल लगाएंगे। और काइल का जो बेसिक अर्थ है वो किससे है, वो व्हाइट कलर से है, किससे है, व्हाइट कलर से। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बड़ा खास है, ध्यान दीजिएगा हर एक कॉन्सेप्ट पर, क्लियर है। तो यहाँ पर काइम कब बोला, जब स्टमक के अंदर ये इंटर करता है और HCl में मिक्स होता है। क्योंकि ध्यान देना, स्टमक के अंदर वो 2 घंटे तक रहता है। स्टमक के अंदर कितने घंटे तक रहता है, स्टमक के अंदर वो 2 आवर तक रहता है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपको डिओडिनम मिलेगा पर गलत जवाब है, डिओडिनम में काइल होता है, क्लियर है। यहाँ पर काइम होगा, 2 घंटे तक ये रहता है और 2 घंटे तक HCl मिक्स होता है। जब मिक्स हो जाता है तब हम इस कॉन्सेप्ट देते हैं काइम का, क्या देते हैं, काइम का। और जब ये काइम मिक्स हो जाती है ना तो खाना डिओडिनम की तरफ निकलना स्टार्ट कर देता है और फिर हल्के से प्रेशर से भी खाना टूट जाता है। क्योंकि ये HCl क्या करता है, इस खाने की जो इंटेंसिटी होती है, स्ट्रॉन्गनेस होती है, उसको लूज कर देता है। तो खाना बड़े हल्के से प्रेशर से भी क्या होता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फिर जैसे ही डिओडिनम में पहुंचता है इसको हम नाम देते हैं काइल, क्या नाम देते हैं, काइल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काइल का मतलब व्हाइट,
मतलब यहाँ पर कोई भी कलर हो पर यहाँ आकर वो कैसा कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर, क्योंकि ग्रीनिश सिक्रेशन इसके अंदर आकर मिक्स हो जाता है। क्लियर, राइट आंसर बी। अगला कॉन्सेप्ट देखो, अगला कॉन्सेप्ट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे बहुत बढ़िया, अरे समझ में आया तो थम दो भाई सभी। हाँ जी, सभी थम भेजेंगे अगर समझ में आया तो, जल्दी से। बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस भाई, लवली परफॉर्मेंस, छा गए तुसी। कोशिश करते रहिए, कुछ बेहतरीन के लिए कोशिश करिए। वेल परफॉर्मेंस। देखिएगा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ, जितने लेकर आया हूँ ना, हर एक कॉन्सेप्ट सॉलिड लेकर आया हूँ और सॉलिड कॉन्सेप्ट देकर भी जाऊँगा। सो सभी मैसेज करके बताइएगा। हाँ बहुत बढ़िया मुस्कान, वेल परफॉर्मेंस। अभी थम नहीं आया बेटा, थम नहीं आया अभी, सभी एक बार थम देकर वापस बताइएगा समझ में आया या नहीं आया। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस भाई, वेल परफॉर्मेंस। सो सुनिएगा अगला कॉन्सेप्ट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर केवल ओटाइटिस लिखा होता है इसका मतलब क्या था, ईयर इन्फेक्शन, ईयर का इन्फेक्शन। और अगर इनके 3 पार्ट कर दे, एक्सटर्ना मतलब बाहरी ईयर का, इंटर्न मीडिया मतलब बीच के, मीडिया मतलब मिडिल ईयर का, और इंटरना मतलब अंदर का। क्लियर है, समझ रहे हो ना। तो जनरली ओटाइटिस आगे लिखा है मीडिया, मतलब किसका इन्फेक्शन हो रहा है, इसका। अब यहां पर ये जो पार्ट है ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है, ध्यान देना, ईयर का। इसके अंदर बेसिकली 2 अलग से ट्यूब निकलती है जो हमारे नोजोफेरिंग्स के अंदर जाकर खुलती है, और वही ट्यूब है जो मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। समझ रहे हो ना, थैंक यू निशा, थैंक यू। सो ध्यान देना, जो बेसिकली ओटाइटिस मीडिया का कारण है वो कौन सा होगा, वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एडल्ट में पूछे तो कौन सा होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। और अगर नियोनेट में पूछे, अगर 1 साल तक के बच्चे में पूछे तो एच इन्फ्लुएंजा, ये कारण बनता है, ध्यान देना, ईयर इन्फ्लामेशन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई है, ये केवल और केवल ओटाइटिस मीडिया ही कोज नहीं करता, इसके अलावा कुछ और भी कोज करता है। आज की ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड था, जल्दी बताओ और क्या कोज करता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। हाँ बिल्कुल, चिल्ड्रन में होता है। और ध्यान देना, चिल्ड्रन के अंदर भी एक इंडिकेटर यूज होता है जिससे एक डॉक्टर पहचानता है कि बच्चे को ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। जब बच्चा रोता है ना तो अपने हाथ को बार बार में कान तक लेकर जाता है इस तरीके से, और हो सकता है अपने हाथ से कान के पास में टच भी कर रहा हो, इसका मतलब ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। समझ रहे हो ना। हाँ बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। इसके अलावा कोच करता है मेनिनजाइटिस। क्या कोच करता है, मेनिनजाइटिस। किसके अंदर, 3 साल से बड़ा और 10 साल से छोटा। इस बच्चे के अंदर मेनिनजाइटिस का भी मोस्ट कॉमन एजेंट है, वो कौन सा है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। इसके अलावा एचआईवी वाले पेशेंट के अंदर भी, एड्स वाले पेशेंट के अंदर भी निमोनिया कोज करता है। ध्यान देना, निमोनिया कोज करता है, वो कौन करता है, वो यही करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। है ना, एक नाम है मल्टीपल काम है, समझ रहे हो, एक नाम और मल्टीपल काम। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस, आ गई तुसी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तो सुनिएगा, क्लियर है। इन्फ्लुएंजा, इसके अलग अलग वेरिएंट है। इन्फ्लुएंजा हर 3 साल से मॉडिफाइड होता है, थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। क्लियर है। जनरली वैसे तो आपने इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी, ये 3 ही प्रकार पढ़े होंगे, पर इसके अलावा भी H1N1 है, स्वाइन फ्लू है। क्लियर है। इसके अलावा कोविड-19 है। ये सब किसके पार्ट है, ये सब फ्लू के पार्ट है, टाइप ऑफ फ्लू। ध्यान देना, क्या है, टाइप ऑफ फ्लू। ये स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस है ना, ये पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया, पस फॉर्मिंग। ये अगर स्किन पर इन्फ्लामेशन करे तो बेसिकली फोड़े फुंसी हो जाते हैं। देखना बारिश वाले दिन आएंगे ना, उससे पहले आम आते हैं, है ना, मैंगो, जिनको बहुत खाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी फोड़े फुंसी निकल आते हैं। हालांकि उसके खाने से रिलेटेड नहीं है, क्लियर है, खाने से फोड़े फुंसी नहीं होते हैं। उनको अगर हाइजेनिक मेंटेन करके ना खाया जाए तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं। कहने का मतलब धोया प्रॉपर नहीं है आपने, तब खा लिया, तब कोच करते हैं फोड़े फुंसी, क्योंकि उनके ऊपर केमिकल होते हैं जो प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करते हैं। क्लियर है, लॉन्ग सफर करके आते हैं जी, वो भी समझ रहे। तो टोटल मिलाकर अगर स्किन पर इन्फेक्शन हो जाए तो फोड़े फुंसी हो जाए, अगर जनरली कान के अंदर हो जाए तब भी प्रॉब्लम कोच करते हैं, और ब्लड में हो जाए तो सेप्टिसीमिया कोच करते हैं। तो भाई अलग अलग जगह इन्फेक्शन होगा तो अलग अलग कंडीशन कोच करेगा। क्लियर है। और अगर नियोनेट के अंदर मेनिंजाइटिस का कारण पूछे तो एक ये कारण भी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस। यहाँ पर राइट आंसर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। बच्चों के अंदर वैसे निमोनिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समझ रहे ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा है, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ध्यान देना, क्लास जब तक लाइव है तब तक चलेगी, क्लास खत्म होने के बाद में ये अनलिस्टेड हो जाएगी। इसलिए आपको अनलिस्टेड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप रेगुलरिटी मेंटेन करें, समझ रहे ना। आप पर डे क्लास में आए, क्योंकि क्लास में आएंगे ना, मेरी गारंटी है आपने जो टारगेट सोच रखा है ना उस टारगेट तक पहुंचाने की, पर इसके लिए जरूरी है आपका डेडिकेटेड रहना, क्योंकि जो डेडिकेटेड रहता है ना वो 100% गेन करता है, और जो गेन करता है उसको टारगेट कोई भी हो बहुत आसानी से अचीव कर लेता है, समझ रहे ना। नेक्स्ट बताइएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज एन एग्जांपल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। भाई डिजीज को आप कंट्रोल कर रहे हैं और पूछ लिया कि कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है। बहुत बढ़िया, इजिली समझ जाओगे और इजिली जवाब भी दे दोगे। जल्दी से बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्सिंग इंटरवेंशन तो करेंगे, फर्स्ट में भी करेंगे, सेकंड में भी करेंगे, थर्ड में भी करेंगे, पर आपको यहाँ पर पूछा गया है कि डिजीज के प्रिवेंशन के लिए, देखना कॉपीराइट मत करना बेटा, कॉपीराइट कतई ना करना कि उसने भी बोल दिया तो हम भी बोल दे। मैं कहता हूँ बी गलत है। अब बताओ। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। हाँ जी, कॉपी नहीं करना जी, कॉपी कतई नहीं करना है। अरे कॉपी करोगे क्या, हाँ नहीं करना है।
कामयाब होने वाले बंदे किसी दूसरे को देखकर कतई नहीं करते हैं, ध्यान देना। जो बंदे कामयाब होने वाले होते हैं और जिन बंदों को टारगेट लेना होता है वो कभी भी किसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपने मन से चलते हैं। फ्री राइटर है ना, फ्री राइडर और फ्री फ्लोटर। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट राइट आंसर क्या होगा? पहला, जहां रिस्क है वहां नर्सेज की एंट्री तो फिक्स है, पर प्राइमरी प्रिवेंशन भी फिक्स है। प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा? प्राइमरी। दूसरा, जहां पर डिजीज है वहां पर सेकेंडरी है, कौन सा है? सेकेंडरी प्रिवेंशन फिक्स है। और जहां पर कुछ रोकने धोकने की बात आ जाए और कॉम्प्लिकेशन आ जाए वहां पर टर्जरी है, कौन सा है? कॉम्प्लिकेशन, टर्जरी। याद है, यही बताया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। प्राइमरी में आप फोकस करते हैं किस पर? रिस्क पर। सेकेंडरी में आप फोकस करते हैं किस पर? डिजीज पर। और थर्ड टर्जरी में आप फोकस करते हैं जब स्क्रीनिंग सब हो चुकी तो उसको रोकने पर। तो यहाँ पर क्या है? कंट्रोल कर रहे हैं स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो रोकने की बात आ गई, इसका मतलब टर्जरी है। क्या है? टर्जरी। तीसरे लेवल का प्रिवेंशन है। कौन सा है? टर्जरी प्रिवेंशन है। इंपॉर्टेंट। इतना समझ में आया तो जल्दी से थम दे दो एक बार, जल्दी से थम दे दो एक बार। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा, ध्यान देना। सिखाने आया हूं, पढ़ाने नहीं। पढ़ा तो बहुत सारे रहे हैं, समझ लेना, पढ़ना नहीं है, सीखना है। सीखोगे तो बढ़ोगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज, डिजीज के स्प्रेड होने से रोकना। इसका मतलब भाई कॉम्प्लिकेशन भी तो है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब यही थोड़ी है पेशेंट की बॉडी के अंदर ही बीमारी फैल रही है ना। पेशेंट की बॉडी से अगर बीमारी दूसरे में फैल रही है वो भी तो एक प्रकार का कॉम्प्लिकेशन है। क्लियर है ना? हाँ, कम्युनिकेबल। क्लियर है? तो भाई ध्यान देना, इस कंट्रोल कर रहे हैं स्प्रेड को। अब बताओ, एक छोटा सा पॉइंट देता हूं। किसी के सब्जी में नमक डालना कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? जल्दी बताओ। किसी की सब्जी में नमक डालना किस प्रकार का प्रिवेंशन है? सुन लिया? जल्दी बताओ। दूसरा बताओ, सब्जी में ऑयल ज्यादा डालना कौन सी लेवल का प्रिवेंशन है? सब्जी में ऑयल ज्यादा डालना कौन से प्रकार का प्रिवेंशन है? कौन से रिस्क में आएगा? कौन सी कंडीशन में आएगा? बहुत बढ़िया। अरे इमोजी नहीं देखा, इमोजी नहीं पूछा मैंने, क्वेश्चन पूछा, जल्दी से रिप्लाई करिएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताओ, क्वारंटाइन करना कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? क्वारंटाइन करना कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाओ, फास्ट। क्वारंटाइन करना कौन से लेवल का प्रिवेंशन है? आइसोलेट करना कौन से टाइप का प्रिवेंशन है? आइसोलेट कर देना किसी पेशेंट को कौन से टाइप का प्रिवेंशन है? आइसोलेट कर देना कौन से टाइप का प्रिवेंशन है? किसी पेशेंट की सीबीसी करवाना कौन से टाइप का प्रिवेंशन है? किसी पेशेंट की सीबीसी करवाना किस प्रकार का प्रिवेंशन है? जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी जवाब दो। राइट आंसर क्या है? आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए, ध्यान देना। जरूरी वो है आपके दिमाग से कॉन्सेप्ट निकलना चाहिए। अगर निकलने लगा इसका मतलब समझ लीजिए कि आप कामयाबी की दौड़ पर भाग पड़े हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इतना देखकर बड़ा अच्छा लगा जी हमें। सो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा टर्जरी प्रिवेंशन। कौन सा? टर्जरी प्रिवेंशन। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगला बढ़ो। नेक्स्ट लिखा है, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, पढ़ के रिप्लाई करना बेटा, पढ़ कर रिप्लाई करना है। अभी मैं क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, पर पहले आपको पढ़ना है। लिखा है न्यू बॉर्न फेलियर टू पास मिकोनियम। बच्चा है, पहला स्टूल किस नाम से जाना जाता है? याद है ना? मिकोनियम। और मिकोनियम पास करता है, न्यू बॉर्न फेल हो जाता है, मतलब पास ही नहीं करता। विद इन द 24 आवर, 24 घंटे में पास ना करे तो रिस्क, टेंशन हो जाती है। बच्चे ने अभी तक स्टूल पास नहीं की, मिकोनियम पास नहीं किया। क्लियर है? आफ्टर बर्थ में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। अब नर्स के दिमाग में क्या आएगा कि क्या हो सकता है भाई? 24 घंटे तक बच्चे के अंदर स्टूल पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो सकता है? जल्दी से मैसेज करके बताइएगा। इंपॉर्टेंट, कुछ बेहतरीन है कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। वेल परफॉर्मेंस, कोशिश करिए। हाँ, पीडीएम में पढ़ा था, बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस बेटा। तो सुनिएगा, कौन सी कंडीशन है? जब तक 24 घंटे निकलते हैं तब तक सिस्टर को टेंशन हो जाती है कि भाई बच्चे ने कभी पास नहीं किया। 36 घंटे निकलते हैं तब तक भी चलो सिस्टर इतना स्ट्रेस नहीं लेगी क्योंकि 36 घंटे पर भी पास नहीं कर रहा है। अगर मोर देन 36 घंटे हो जाते हैं तो भाई सिस्टर को टेंशन हो जाती है कि बच्चे में ऐसा क्या हो गया, क्यों नहीं पास कर रहा है। तो ध्यान देना, हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 17 की अबनॉर्मलिटी की वजह से बच्चे के अंदर क्या देखने को मिले? मेगा कोलन की कंडीशन देखने को मिले। और इस मेगा कोलन कंडीशन का दूसरा नाम क्या है? हर्सपुरंग डिजीज। क्या है? हर्सपुरंग डिजीज। और तीसरा नाम क्या है? एक गैंग्लियोनिक कंडीशन। कौन सी? गैंग्लियोनिक, एगैंग्लियोनिक। क्लियर है? एगैंग्लियोनिक। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि जो रेक्टम होता है उसके चारों तरफ गैंग्लिया पाई जाती है, और जैसे ही उस रेक्टम का प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, वैसे ही वो गैंग्लिया वहां से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन तक भेज देती है, और इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिल जाती है कि डिफिकेशन के संकेत आ चुके हैं, फीडबैक भेजा जाए और रेक्टम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाए, जिससे स्टूल पास हो जाएगी। ऐसा ही होता है। पर एगैंग्लियोनिक का मतलब हो गया कि गैंग्लिया वहां पर है ही नहीं, तो भाई रेक्टम की इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कौन भेजेगा? और ब्रेन तक अगर इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी तो ब्रेन वापस रिप्लाई भी नहीं करेगा, इन फीडबैक ही नहीं देगा कि स्टूल को बाहर निकाल दो। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं मेगा कोलन, क्योंकि वहां पर
जो स्टूल है वो आ आकर स्टोर होती जाएगी, और जितनी स्टूल ज़्यादा मात्रा में स्टोर होगी रेक्टम की साइज धीरे 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 बढ़ती जाएगी। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं मेगा कोलन। और ये मेगा कोलन ही दूसरा नाम है इसका हर्षपुरंग डिजीज। कौन सी नाम है? हर्षपुरंग डिजीज। बहुत बढ़िया, वेल परफॉर्मेंस। इतना समझ में आया तो थम दे दो एक बार जल्दी से। इतना समझ में आया तो एक बार थम दिखा दो भाई सभी। बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़ जाए जल्दी से। बहुत बढ़िया, कोशिश करिएगा हम देने की नहीं, समझ में आ जाए ऐसी कोशिश करिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है सीलियक डिजीज। इसका नाम भी आपने सुना होगा, ग्लूटेन टॉक्सिटी, है ना, ग्लूटेन टॉक्सिटी। जब भी बॉडी के अंदर ग्लूटेन टॉक्सिटी होती है तो उस कंडीशन में सीलिया या माइक्रोविलाई या विलाई, सीलिया तो क्या, विलाई, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इस तरीके की होती है। यहाँ पर ब्लड वेसल्स का जाल होता है, क्लियर है, और यहाँ से लिक्विड ऐसे निकल रहा होता है, तो ये इस लिक्विड को ऑब्जर्व करके डायरेक्ट ब्लड में ले जाती है। इनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। ये विलाई है, ये एब्सेंट हो जाती है या डैमेज हो जाती है या डिस्ट्रक्ट हो जाती है जब किसी बंदे में ग्लूटेन टॉक्सिसिटी होती है। समझ रहे ना? तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं सीलियक डिजीज। अब भाई देखो, ऐसी बात है, किसी पेशेंट के अंदर सीलिया है ही नहीं, किसी पेशेंट की बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर अगर सीलिया है ही नहीं तो क्या डाइजेशन होगा? नहीं होगा ना। अगर कम क्वांटिटी में है तो माल अब्जॉर्प्शन होगा। तो यहां पर हम एक नाम और दे सकते हैं, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। क्लियर है? ये इंटरसेप्शन, इसी को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिंग। क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिंग। और ये टेलीस्कोपिंग का मतलब है इंटेस्टाइन का, इंटेस्टाइन में धंस जाना, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन धंस जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ना। इसी को हम इलियोसिकल बोलते हैं। अगर मोस्ट कॉमन पूछ ले तो याद रखना इलियोसिकल, इलियोसिकल। क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, काउंट होता है। समझ में आया? और लास्ट आता है एब्डोमिनल वाल डिफेक्ट। तो भाई देखो, एब्डोमेन की वाल डिफेक्ट तो ये नहीं है, ये तो क्या है, ये तो हर्षपुरंग डिजीज है, जिसका दूसरा नाम क्या है? मेगा कोलन है। राइट आंसर क्या बन गया? ए, इंपॉर्टेंट। अरे समझ में आया? 24 घंटे का कॉन्सेप्ट अगर 36 पर भी ट्रांसफर हो जाए तब भी समझ लेना, है ना। 24 घंटे में रिस्क होती है, 36 घंटे में कंफर्म होता है। 24 घंटे में रिस्क है और 36 घंटे में क्या है? कंफर्म है कि मेगा कोलन है। नर्स को स्ट्रेस होगी 24 घंटे पर कि अभी तक पास नहीं हुई, पर 36 घंटे तक कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे के अंदर मेगा कोलन की कंडीशन है। अच्छा, एक कारण और हो सकता है, अगर बच्चे ने फीडिंग किया ही नहीं, बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि बच्चे ने फीडिंग ही नहीं किया हो। बहुत रेयरली कि 50,000 में से एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसने फीडिंग ही नहीं किया हो, तो मिकोनियम पास कहां से होगा? क्या? हाँ जी, कहीं का मौका दे रहा है बेटा, कहीं का मौका दे रहा है? अरे मौके बहुत सारा मिलेंगे। मक्का खिलाओ पेशेंट को। अरे हम मक्का खा के क्या करें? अरे बच्चे को मक्का खिलाओगे या फिर बच्चे की मदर को वो खिलाओगे मक्का? सो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नए सेशन के साथ में। क्लास को आज तो लाइक तो नहीं करना है क्योंकि अनलिस्टेड होने वाली है। सो थैंक यू, लव यू।